सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022 थे। पूर्णांक रहेंगे 50 अंक। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के 1 अंक, प्रश्न संख्या 6 का 5 अंक और प्रश्न संख्या 7 से 16 प्रत्येक 4 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न इस प्रकार से, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। इसमें ये प्रदूषण दे रखा है, फसल, CNG, हाइड्रोजन और जीवाणु। तो ये यहाँ पर देखिएगा, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। तो यहाँ पर फसल भरेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हेजा के किसके द्वारा होता है? हेजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। तो यहाँ पर आपको जीवाणु करना, 2 नंबर में आप जीवाणु भरेंगे, ये वाला। फिर नेक्स्ट देखिएगा, लकड़ी और कोयला जलने से वायु क्या होता है? प्रदूषण होता है। 3 नंबर में प्रदूषण भरेंगे। यहाँ पर 3 नंबर में आप ये प्रदूषण भरेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या कौन सी गैस बनाती है? तो यहाँ पर धातुएं अम्लों से क्रिया करके ये गैस बनाती है आपके हाइड्रोजन। 4 नंबर में आप हाइड्रोजन भरना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, वाहनों के सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, 5 में आप CNG भरेंगे। CNG भरना है आपको, यहाँ पर ये CNG भरना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मिलान करो। तो यहाँ पर देखिएगा, इनको मिलान किस प्रकार से करना है? जीवाणु, राइबोजियम, लैक्टोबैसिल्स, प्रोटोजोआ, यीस्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बैंकिंग, मलेरिया कारक, हेजा कारक। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जीवाणु है वो हेजा का कारक है, और राइबोजियम है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, लैक्टोबैसिलस वो दही का जमना है, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, और हीस्ट है ब्रेड की बैंकिंग। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, रबी की फसल एक तो आप लिखेंगे चना, दूसरा लिखेंगे गेहूँ, और खरीफ की फसल में एक बाजरा और एक मक्का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेड डाटा बुक क्या है? तो आइए इसका उत्तर करते हैं। रेड डाटा बुक है, पुस्तक है, वह पुस्तक है जिसमें सभी जो संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, और इसके लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें भी है। फिर नेक्स्ट था, सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग बताइए। तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग हैं, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और कुछ शैवाल। फिर नेक्स्ट था प्रश्न आपके, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या अंतर? आइए देखते हैं। ये देखिएगा आप, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से थे? तो हमने बताया मुख्य वर्ग 4 थे। फिर है 10वां प्रश्न, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या अंतर है इनमें। थर्मोसेटिंग ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ भी जाता है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल और क्लोराइड, जिसे PVB कहा जाता है। फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, गर्म कर कर नरम नहीं किया जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। क्या होगा यदि वृक्षों की कटाई करते हैं? तो आइए देखते हैं मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र। यहाँ पर देखिएगा, ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है। ये क्या है? सबसे गर्म है यहाँ पर, और ये पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला है भाग है, और ये कम गर्म है ये भाग, और ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग है, और ये सबसे कम गर्म है, और ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है, और ये पूरी मोमबत्ती है। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मानव कोशिका का चित्र। फिर नेक्स्ट है आपके जंतु कोशिका का नामांकित चित्र और मानव कोशिका का नामांकित चित्र। तो आइए देखते हैं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र कौन सा है, किस प्रकार से बनाना आपको। देखिएगा, ये जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है। ये गाल्किकाय, लाइसोसोम, अंतरपर्दवी, केंद्रक वय, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रिका, इस प्रकार से रिक्तिका, और ये माइटोकॉन्ड्रिया।
देखिएगा आप मानव कोशिका का नामांकित चित्र। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती हैं। आइए देखते हैं। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, क्या होगा यदि वृक्षों की कटाई करते हैं। फिर अंतिम प्रश्न है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। आइए देखते सभी प्रश्नों, तीनों प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से। 14वां प्रश्न था ऑक्सीजन वाला। तो इसमें ऑक्सीजन के भारी होने के कारण CO2 को आप कंबल की तरह लपेट लेती है। आग कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे आग और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। फिर है जैव विविधता। यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो उसमें वर्षा कम होगी, बाढ़ भी अधिक आएगी, उसे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर जाएगा, वायु की आर्द्रता घट जाएगी, प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा, वन्य प्राणी एवं वन्य जीव पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी और अतः जीवन नष्ट हो जाएगा। फिर था जैव विविधता वाला 16वां प्रश्न। तो जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, उनका संरक्षण करने पर उसे जैव विविधता अथवा संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। विविधता कारण हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा जंतुओं के जीवन यापन अनजान पहलुओं का अध्ययन किया जाता। हम उसे इस प्रकार से था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।